जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूबीटी व सीपेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आज के 8वें मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ, जिससे आप सभी की पेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही होता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। यदि इनके बारे में डिटेल में समझें तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट है, वहाँ पे लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो साथियों, यहाँ पे कुल आप 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। और उनकी माता का क्या नाम है? त्रिशला। और उनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। तो यही 4 पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। बात करें साथियों अशोक के अभिलेख की, कि अशोक के अभिलेख को किसने सबसे पहले पढ़ा था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। तो याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने जो कि अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ा था। यदि डिटेल में समझें तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट को भी आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो कि लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें दी गई हैं, और यहाँ से आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आसानी से लर्न कर लेंगे। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? तो पाणिनि ने। नीतिसार की कामंदक ने किया था। कुमार संभवम कालिदास ने किया था। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक हैं, जिनसे परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बात करें साथियों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की, कौन थे? तो याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे। कौन थे? हरिहर व बुक्का नामक 2 भाई थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। जिसमें डिटेल में समझें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और ये क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम रिपीटेड है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या था? साथियों, ये करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी के पेट के एग्जाम में 10 क्वेश्चन सिर्फ जो कि करंट अफेयर से ही आने हैं। तो इन संपूर्ण वीडियो में हमने 10 जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ऐड किया है, जिससे आपके 10 नंबर तैयार हो जाएं। और डेली याद रखिएगा, सुबह 7 बजे जो कि इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती हैं, जो कि पेट की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो डेली सुबह आप जो कि उसको देख करके
अपने पेट में 10 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं। तो बात करें अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो याद रखिएगा सप्तसुर, 7 राष्ट्र एक राग। क्या था? सप्तसुर, 7 राष्ट्र एक राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? तो याद रखिएगा वेदिका भंसाली ने जीता। किसने जीता? वेदिका भंसाली ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉलिटी का, और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो बात करें भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। डिटेल में समझें तो अनुच्छेद 19(1) जिसे क भी कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित होती है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। यदि डिटेल में समझें तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। तो जो अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53(1) के तहत। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? बात करें लोकसभा में जो कि कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा बजट सत्र जो कि फरवरी से लेकर के मई तक चलता है, मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें साथियों, इस बार जो कि मानसून सत्र में सिर्फ 31 घंटे संसद चला है, बाकी एक भी समय नहीं चला है। यानी कि जो कि जितने भी भारत में आदमी हैं उनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन संसद नहीं चला है। संसद चलती है तो उसमें आप लोगों का, आम आदमी का पैसा लगता है। लेकिन इस बार जो कि जुलाई अगस्त में जो चला मानसून सत्र, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। बात करें तीसरा जो आता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन सन 1900 यहाँ पे 86 होगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नहीं, यहाँ पे 1989 होगा, 86 होता है शिक्षा का अधिकार वाला। तो डिटेल में समझें तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव के लिए किया गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मताधिकार की आयु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा हाल ही में जो है कि भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में किस देश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? तो किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? साथियों, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस से आप सभी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने कन्फर्म हैं, तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। देखिए, प्रिज्म ऐसे होता है और जब इस पे प्रकाश पड़ती है तो यह कई जो कि प्रकाश में परावर्तित होता है, तो उसका तात्पर्य इसी से है। डिटेल में समझें। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार है। यानी कि यदि किसी दर्पण के सामने आप खड़े हैं और आपका जो कि चित्र आपसे बड़ा दिखाई दे रहा है तो वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इस शेप का अवतल दर्पण होता है। और बात करें जो कि उत्तल दर्पण की तो इस शेप का जो कि उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है? तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जो कि किसका अध्ययन है? तो पक्षियों का अध्ययन जो कि ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ पे लगाया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा, किस तिथि को? 22 दिसंबर सन 1939 को। कब? 22 दिसंबर सन 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सन 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो याद रखिएगा, किसने उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। किसने? मौलाना हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल ने भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब कहाँ शुरू किया है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग ने हाल ही में भारत में लैपटॉप का निर्माण कहाँ शुरू किया है? यूपी पेट के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में सैमसंग ने भारत में लैपटॉप का निर्माण कहाँ पे शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ
तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? बात करें गंगा नदी के उद्गम स्थल की तो याद रखिएगा गोमुख उसका उद्गम स्थल हो जाता है। डिटेल में समझें तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख स्थान पर होता है। यहाँ से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बात करें साथियों भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की तो कौन हो जाता है? ओडिशा हो जाता है। कौन सा राज्य हो जाता है? ओडिशा राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा? रणकपुर खदानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2025 तक हैं? तो याद रखिएगा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ का विलोम है। बात करें उपजाऊ के विलोम की तो उपजाऊ का विलोम जो कि ऊसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द निर्वाण का पर्यायवाची है। निर्वाण का पर्यायवाची मोक्ष होता है, क्योंकि आपसे लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। निर्वाण मतलब मोक्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त में से एक शब्द क्या होगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र जो कि दत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? तो अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, उसलिए कहा जाता है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। और क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो याद रखिएगा कोची शहर ने। किस शहर ने? कोची शहर ने। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो याद रखिएगा नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय। तो साथियों ये रहे यूपी टू सीपेट एग्ज़ाम के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट, जिससे आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।